साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम करके आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 7 का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस सब्जेक्ट से किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। और ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, यानी कि यूनिट 7 का 5 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अप्रैल आपका निकल चुका है, सिर्फ आपके पास में मई बचा हुआ है। तो मई में जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको एमपीपीएससी प्री 2020 के एग्जाम में होने वाला है, जो कि आपका 20 जून को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे अपने प्रैक्टिस सेट की और पहला प्रश्न देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, और आपको ये तो पता ही है आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक मार्क्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और उसके बाद में जो भी आपका क्वेश्चन सही निकलता जा रहा है उस पर आपको 1 मार्क्स देना है, गलत वाले पे 0 मार्क्स देना है। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कुल कितने नंबर आए हैं। और जो भी नया फैक्ट आपको मिलता जा रहा है उसको आपको वहीं पर नोट डाउन करते जाना है। देखिए पहला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन बी है मेदिनी पुरस्कार, ऑप्शन सी है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बताइए कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो अदम्य साहस दिखाता है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार लगा करके आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पर्यावरण पुरस्कार अलग दिया जाता है और ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों में अंतर आपको याद होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ डिटेल में जानकारी दे देते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। राशि आपको याद रखनी है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किसमें? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है? और सम्मेलन से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार पूछा गया है। 1999 से लेकर के अभी तक अगर आप देख लेंगे तो एमपीपीएससी के एग्जाम में हर बार सम्मेलन से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है बोन सम्मेलन, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन सी है रॉटरडम सम्मेलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विशाल सम्मेलन। तो बताइए कि कौन से सम्मेलन में जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बात की गई थी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन में ये बात की गई थी। चलिए स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। ठीक है, देखिए यह सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया था। डेट याद रखिएगा, 2-3 बार तो ये डेट ही पूछी गई है। तो 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है। एनटीपीसी अभी 4-5 बार आया है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है और क्यों यह महत्वपूर्ण है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए यानी कि जम्मू कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके जो है यूनियन टेरिटरी क्षेत्र बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जितने भी आपके पर्यावरण वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अभी लद्दाख में जो है नई जो झील है सौकर झील, वो अभी चर्चा में रही है। ठीक है, तो सौकर झील को याद रखिएगा कहाँ पर है, लद्दाख में है। हमने कई बार आपका रिवीजन भी कराया, जब पर्यावरण वाला वीडियो हम करा रहे थे इससे पहले, उन समय हमने आपको सौकर झील के बारे में बताया कि सौकर झील जो है लद्दाख में स्थित है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका प्रमुख जानवर कौन सा है? तो बारहसिंगा जो है वो यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो पहली बात तो ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। इसकी मोटाई को नापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन है डॉप्सन इकाई, ऑप्शन बी है डेसिबल इकाई, ऑप्शन सी है मेल्सन इकाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डिग्री सेल्सियस इकाई। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर ए यानी कि समताप मंडल में जो आपकी ओजोन परत स्थित है उसकी मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। देखिए, तो सबसे पहले आपको बता दें, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने, ना कि ओजोन परत में होने वाले छिद्रों की खोज किसने की थी। छिद्रों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, यहाँ पर स्पेशली बोला जा रहा है कि ओजोन परत की ही खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने जो है इसकी खोज की थी। इसके गुणों का अध्ययन किसने किया था, तो वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने इसके गुणों का अध्ययन किया। किसकी मदद से, देखिए, तो उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद ली। उसको इन्होंने मतलब बनाया, किस कौन सा उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है। तो उपकरण का नाम भी आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किसने बनाया था, तो GMB डॉप्सन ने बनाया था, इसलिए ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मैं जितनी भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं MPPSC प्री 2020 और 2021 के लिए, हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को डेली लगाते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है MPPSC 2020 के एग्जाम में। बड़ी आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं और हर एक यूनिट से प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप चैनल के अंदर जाकर के देखेंगे तो हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई। यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, 1, 2 सबकी प्लेलिस्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक ऑल प्लेलिस्ट करके है, उसमें मतलब ये सारे वीडियो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और ये सारे के सारे पुराने वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी दी गई है। अगर आप लिंक से नहीं पहुंच सकते हैं तो बस टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओजोन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जलवाष्प जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जलवाष्प विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए इसका परसेंट कहाँ कितना होता है, तो देखिए यह साफ आसमान में 33 से 66% और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। बिल्कुल यही प्रश्न UPPCS में एक बार पूछा गया था कि साफ जब बादल होते हैं तो कितने प्रतिशत जो है जलवाष्प मौजूद रहती है। तो याद रखिएगा, साफ बादलों में 36 से लेकर के 66% तक ओजोन गैस मौजूद, वो आपकी जलवाष्प जो है मौजूद रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6, रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। आपने सुना भी होगा कि रेड डाटा बुक में इस जो है प्राणी को डाल दिया गया, इस जानवर को रेड डाटा बुक में डाल दिया गया, तो ये किससे संबंधित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जानवरों की लिस्ट है, ऑप्शन बी है पेड़ों की लिस्ट है, ऑप्शन सी है फंगाई की लिस्ट है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी की लिस्ट है। तो बताइए कि रेड डाटा बुक में किसको शामिल किया जा सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी को जो है रेड डाटा बुक में शामिल कर सकते हैं। अब ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। ये उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होते हैं। ठीक है, हर रेड डाटा बुक में जानवर, वृक्ष, फंगाई इन सब की लिस्ट होती है, यानी कि उसमें जानवर भी होंगे, उसमें वृक्ष की भी लिस्ट जा सकती है, उसमें फंगाई यानी जो कवक होते हैं उनकी लिस्ट भी जा सकती है। अभी हमने कल ही या परसों आपको करंट अफेयर वाली एक वीडियो में जो है, अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो ऑलिव रिडले कछुआ है उसको IUCN ने खतरे वाली लिस्ट में डाला है, रेड डाटा बुक में डाला है। जब ऑलिव रिडले की जो है अभी करंट में जानकारी निकली थी कि ऑलिव रिडले जो है गहीर माथा समुद्र तट पर यहाँ पर पाया गया है, ये सारी जानकारी हम आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में देते रहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं करंट अफेयर वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि करंट अफेयर आपके MPPSC एग्जाम में हर एक यूनिट से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी कल या आज वाली वीडियो हमने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी एक जो है प्रश्न कराया था। ठीक है, जो कि अभी करंट का प्रश्न है, और करंट का प्रश्न आपका यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ सकता है। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन, भारत और अमेरिका इन तीनों ने मिलकर के एक आर्टिफिशियल आधारित जहाज का निर्माण किया है, जो कि अपने आप समुद्र में गश्ती जहाज बनाया गया। ठीक है, तो वो आपका AI का प्रश्न, करंट अफेयर का प्रश्न जो है वो आपके यूनिट 9 में आ सकता है। इसीलिए हमने कहा पर्यावरण का ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है गहीर माथा वाला, ये भी आपके पर्यावरण में आ सकता है। तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो करंट अफेयर वाली वीडियो है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, वो आपके हर एक यूनिट को कवर करेगी। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए,
भारतीय जलीय निकायों में से एक परेशानी साबित होने वाली घास जलकुंभी मूलतः किस देश का पौधा है? तो आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है। आपने जलकुंभी तो देखा ही होगा, बहुत सारे मतलब कि अगर तालाब वगैरह होंगे तो वहाँ पर जलकुंभी का पौधा आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली वह मूलतः किस देश का पौधा है जलकुंभी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भूटान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका का पौधा है जलकुंभी। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होकर के ये सोचेंगे अमेरिका तो बहुत दूर है, वहाँ से कैसे यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें से जापान जापान भी बहुत दूर है, पाकिस्तान या भूटान में से कोई एक तुक्का लगा करके चले आएंगे। लेकिन आपको याद रखना है जलकुंभी जो है वो अमेरिका का पौधा है। ठीक है, देखिए तो जलकुंभी दक्षिणी अमेरिका का एक पौधा है। यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक बनी रहती है, यानी लगातार 30 वर्षों तक अगर एक बीज आ गया तो लगातार 30 वर्षों तक वो जो है अंकुरित होता रहता है। ठीक है, यह भारतीय क्षेत्र में होने वाले जलीय निकायों के लिए परेशानी उत्पन्न करता है। जैसे कि आप सिंघाड़े का उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर भी जलकुंभी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, आप कहीं पर अपने नाव से जा रहे हैं तो पूरे तालाब में या फिर नदी में जलकुंभी फैली है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां जो है जलीय निकायों के लिए जो है जलकुंभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और आयोडीन की मात्रा भी जलकुंभी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, मूंगा चट्टान वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंडमान निकोबार। तो बताइए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मूंगा चट्टानों से निर्मित नहीं हुआ है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि जो खंबात की खाड़ी है वो मूंगा चट्टानों से निर्मित नहीं है। ठीक है, देखिए तो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो मूंगा चट्टानों से निर्मित है भारत में, आइए देख लेते हैं, और इनमें से एक ना एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। देखिए तो भारत में मूंगा चट्टानों की 4 जगह हैं। ठीक है, देखिए पहली कौन सी है, तो मन्नार की खाड़ी में मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं, और कच्छ की खाड़ी में भी मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। 4 जगह पर भारत में मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, ये तो कन्फर्म है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये उत्पन्न कहाँ से होती है, तो ये वाहनों से उत्पन्न होने वाले धुएं अथवा लकड़ी या फिर कोयला को अगर अपन जलाते हैं तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है। अब देखिए ये बहुत जहरीली गैस होती है। ठीक है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। बहुत जैसे कई कई लोग फंस जाते हैं अगर और आग लग जाती है तो लोगों की मृत्यु किस वजह से हो जाती है? दम घुटने की वजह से हो जाती है। और वो दम घुटता क्यों है? तो जो भी घर के अंदर जो भी सामान होते हैं जब वो जलते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि हमारे फेफड़ों में अंदर जाती है और फेफड़ों को एकदम मतलब कवर कर देती है, सांस नहीं ले पाते हम, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इतना डिटेल में हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दम घोटू गैस इनमें से कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकी भी कहते हैं शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, ऑटर टैंसले, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एर्नेस्ट हैक्कल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि एर्नेस्ट हैक्कल ने जो है इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी शब्द का जनक इनको माना जाता है। देखिए इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा की गई है। तो आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि जब आप मान लीजिए अति लघु में ये प्रश्न आ गया तो आप अति लघु में अगर डेट के साथ में कोई भी प्रश्न को लिख देते हैं तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है सामने जो एग्जामिनर बैठा रहता है कि बंदे को डेट भी याद है, स्थान भी याद है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको डेट, स्थान, ये जो राजधानी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अगर आपको अधिक इंपैक्ट डालना है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी आप दूसरों से अलग नजर आएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिए जाएंगे मेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
आज की जो करंट अफेयर है 12 करंट अफेयर हमने अपलोड कर दी है। रोज सुबह 7:30 बजे हम अपलोड करते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया है जो करंट अफेयर आती है वो आपकी हर एक यूनिट को कवर करेगी। एग्जाम्पल आपको भी हमने दे ही दिया, पर्यावरण का भी प्रश्न हमने यहाँ पर करंट अफेयर में कराया था, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रश्न हमने करंट अफेयर में कराया था, ठीक है। ई कॉमर्स के प्रश्न भी करंट अफेयर में आते रहते हैं क्योंकि ये फ्लिपकार्ट वगैरह के जो प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने अपनी नई शाखा कहाँ पर खोली है, सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ पर, मतलब कि गोडाउन कहाँ पर खोला है, ये भी हमने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था। तो आपका ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, सारी चीजें करंट अफेयर से क्लियर होती चलेंगी, इसलिए करंट अफेयर वाली वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना है, ठीक है। और बाकी हमने आपको बताया करंट अफेयर हम क्या क्या कवर करते हैं। तो करंट अफेयर में सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास कवर करते हैं, पूरी करंट अफेयर डेली वाली। उसके बाद एमपी करंट अफेयर कवर करते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं, फिर आपका रिवीजन भी करा देते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाती हैं, ठीक है। और ये आपका यूनिट 8 तो कवर करती ही करती है, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। आज वाली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।